एक हमने नई क्वेरी जनरेट करी है, ठीक है। इसका नाम तो हम बाद में सेव करेंगे, लेकिन उस क्वेरी को जनरेट करने के लिए जो टेबल हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी टेबल यूज कर रहे हैं? क्वेरी टेबल, जिसका नाम है परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज के बेसिस में ही हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे? डिवीजन, ठीक है। तो एक एक करके सारे हमें यहाँ पे कॉलम के नेम जो है ऐड कर लेने होते हैं। तो डबल क्लिक करके आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हो। तो देख लेते हैं ऐड हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। कई बार होता है कि प्रॉपरली डबल क्लिक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। रोल नंबर हो गया। रोल नंबर के बाद फिर क्या, कौन सा फील्ड है? नेम, ठीक है। नेम के बाद क्लास, क्लास के बाद फिर क्या है फील्ड हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके नेम हो गए, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कौन सा था? मैथ्स है शायद, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा SST। उसके बाद फिर लिया था हमने साइंस। साइंस के बाद फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑप्टिन मार्क्स है, ठीक है। ऑप्टिन मार्क्स के बाद टोटल मार्क्स आ जाएगा। टोटल मार्क्स के बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, जिसके बेसिस में हम यहाँ पे कर रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज के बाद फिर यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा और लास्ट में फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट वाला कॉलम लेना भी जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस में आगे हम क्या करेंगे? रिजल्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? डिवीजन फाइंड करना है। तो डिवीजन फाइंड करने के लिए हम डिवीजन वाले कॉलम में चले गए, ठीक है। यहाँ जाने के बाद अब हमने क्या करना होगा? फॉर्मूला बनाना होगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? डिजाइन के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे बिल्डर का, ठीक है। तो आप जाएंगे बिल्डर में और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्रेशन बिल्डर का, ठीक हो गया। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कि ज्वाइन करना चाह रहा हो मुझे? ठीक है, अभी सभी कनेक्टेड हैं। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या करना होगा? हमें यहाँ पे डिवीजन के बाद कोलन सिंबल लगा देना होगा। जैसे एक्सेल में हम इक्वल टू का सिंबल लगाते थे, ऐसे ही एक्सेस के अंदर यहाँ पे इक्वल टू की जगह कोलन सिंबल लगाया जाता है फॉर्मूला लगाने से पहले, ठीक है। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो कंडीशन लगाने का जो फॉर्मेट है ये हमें मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा हमें यहाँ पे फंक्शंस के अंदर, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा हमने यहाँ पे जो एक्सेस के अंदर फंक्शंस हैं उनका यूज नहीं किया था, अब हम करने जा रहे हैं। तो फंक्शंस में जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन दिखाएगा आपको बिल्ट इन फंक्शंस का, ठीक है। तो आपने यहाँ डबल क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। कई तरह के फंक्शंस हैं, यहाँ आपको लास्ट में क्लिक करके कहीं पे भी आई प्रेस कर लेना होगा। तो आई से आप देख रहे होंगे यहाँ पे इफ लिखा हुआ आ रहा है, और एक्सिस के अंदर इफ को आई एफ करके डिनोट किया जाता है, डबल आई एफ, ठीक है। अब बाहर से जो EXPR लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैंने आपको बताया भी था कि ये हमें हटा देना होता है, ठीक है। लेकिन अंदर जो EXPR लिखा हुआ आ रहा है इसको मत हटाइएगा। ये यहाँ पे क्या होगी? हमारी कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है हमारा कंडीशन वाला पार्ट। अब कंडीशन हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमें जाना होगा क्वेरीज में, क्योंकि हमने डाटा कहाँ से लिया है? क्वेरीज से। कौन सी क्वेरी से? परसेंटेज से, ठीक है। अब अगर आपको एक्सेल का तरीका याद हो तो वहां पे हम डिवीजन के लिए फॉर्मूला किस तरह से बनाते थे? इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 60, ऐसे करते थे वहां भी, ठीक है। वही सेम तरीका यहाँ पे भी है। वहां क्या होता था? सेल का एड्रेस देना होता था, यहाँ हमें कॉलम का नेम देना होता है, लेकिन कॉलम का नेम खुद से टाइप करके नहीं, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ट्रू पार्ट में वो क्या दिखाएगा? वो दिखा देगा फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक और कंडीशन हमने बनानी है, अगर खाली हमने फर्स्ट और सेकंड दिखाना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन बनानी है तो फिर दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा? फॉल्स पार्ट में हम क्या लगाते थे? इफ लगाते थे दोबारा, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करके आपको फंक्शंस में जाना होगा। बिल्ट इन फंक्शन में जाके आप आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इफ आ जाएगा। दोबारा से आपने एक में डबल क्लिक करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन में हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो कंडीशन कहाँ से बनेगी हमारी? परसेंटेज से लेंगे हम। इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 45, तो ये बन गई हमारी दूसरी कंडीशन।
उस टाइम पे क्या दिखाएगा यहाँ पे, सेकंड दिखाएगा ट्रू पार्ट में, और फॉल्स पार्ट में अगर हमने एक और कंडीशन आगे बनानी है थर्ड के लिए, तो फिर क्या करना होगा, दोबारा से हमें इफ लगाना होगा बिल्ट इन फंक्शन में जाके। ठीक है, तो यहाँ से हम इफ ले लेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे इफ इंसर्ट हो जाएगा, और एक्सप्रेशन में जाके एक हम यहाँ पे कंडीशन बना देंगे परसेंटेज वाले टेबल से, परसेंटेज को ही हम लेंगे। ठीक है, परसेंटेज ग्रेटर इक्वल्स टू 33। तो तीनों कंडीशन आ गई हमारी यहाँ पे। तो उस टाइम पे ट्रू पार्ट में क्या दिखाएगा, थर्ड। फिर लास्ट में हम क्या करते थे कि अगर फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो हम क्या दिखाते थे, फेल दिखाते थे। ठीक है, और लास्ट में 3 ब्रैकेट्स हमें क्लोज करने होते थे, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑलरेडी वो क्लोज हो जा रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ऐसे आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी होगी। तो कंडीशन लगाने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बताइए कैसे हमने कंडीशन लगानी है, कहाँ से हमें फंक्शन लेना होता है। ठीक है, और कैसे कैसे हम डाटा लेंगे, टेबल से ले रहे हैं या क्वेरी से ले रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने टेबल यूज किया है, टेबल को ऐड किया है या क्वेरी को ऐड किया है, तो उसी टेबल से ही आपको आगे फर्दर प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, तो अब अगर हमारा फॉर्मूला बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एरर नहीं दिखा रहा है तो अब हम इसको फाइनली रन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा रन का, डिजाइन के अंदर ही आप देखेंगे बिल्डर का ऑप्शन भी है, और उसी के अंदर ही आपको रन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जैसे आप रन में क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारी टेबल यहाँ पे दिखा देगा, क्वेरी टेबल बन के आई हमारी, और उसमें डिवीजन दिखा रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज के हिसाब से, जैसे यहाँ पे परसेंटेज की बन रही थी 59। ठीक है, तो हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर 60 या उससे अब होगा तो दिखाएगा फर्स्ट। तो ऊपर की 2 कंडीशन बिल्कुल सही आ रही है हमारी। ठीक है, 60 या उससे अगर नीचे होगा, मतलब 60 से नीचे होगा, 59 आप कह सकते हो, या 58, 54, और कहाँ तक 44 तक, 44 से 59 तक वो क्या दिखाएगा, सेकंड दिखाएगा। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी बहुत हम चेंजेस कर दें, आप चेंजेस यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन फिर उससे दिक्कत क्या आएगी, प्रीवियस टेबल में जो चेंजेस हमने किए थे या वहां से जो हमारा डाटा चलते आ रहा है वो उसमें चेंजेस नहीं आ पाएंगे, उसमें दिक्कत आएगी। वही मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर आप बाद वाली टेबल में चेंज करते हो, कि जैसे हमारी एक टेबल दूसरी टेबल से लिंक है, ठीक है, एक हमारी मेन टेबल है, एक उसकी सब टेबल है या चाइल्ड टेबल है। अगर आप चाइल्ड टेबल में कोई चेंजेस करते हो तो पेरेंट टेबल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन पेरेंट में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारे चेंजेस दिखने लगेंगे। ठीक है, तो डिवीजन हमारी यहाँ पे फाइंड हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, फाइनली क्वेरी को सेव कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी केवल 3 ही टेबल यहाँ पे सेव हैं, चौथी टेबल हमें दिखा रहा है क्वेरी 1 के नाम से, लेकिन अब हमें इसको सेव करना होगा। तो सेव में आपने क्लिक कर देना होगा, या कंट्रोल एस आप दबा सकते हो। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेरी को किस नाम से सेव करना है, तो हमने यहाँ पे क्वेरी को डिवीजन के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद आप देखोगे क्वेरी हमारी सेव हो जाएगी डिवीजन के नाम से। ठीक है, तो आपने केवल डिवीजन के बेसिस में, या आप परसेंटेज के साथ साथ डिवीजन भी देखना चाह रहे हो स्टूडेंट की, तो उसके लिए आप यहाँ से रिपोर्ट को जनरेट करवा सकते हो। आप केवल स्टूडेंट की नॉर्मल डिटेल्स आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिन मार्क और इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है, आप केवल उसी की रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हो, तो स्टूडेंट टेबल से आप यहाँ पे, या स्टूडेंट जो डिटेल्स है यहाँ से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। तो रिपोर्ट जनरेट कैसे होगी उसका तरीका भी बताऊंगा आगे आप लोगों को। ठीक है, अभी तो बस हमें इतना ही सीखना है कि यहाँ पे हमने फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें कंडीशन लगाने में? कंडीशन कैसे लगाई जाती है, किस तरह से आपने यहाँ पे करना है, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर मैं आगे बताता हूँ फिर आप लोगों को। अब अगर हमने यहाँ पे इसका रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, वापस से एक नई क्वेरी हमें वहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक नई क्वेरी हमें वहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो क्रिएट में जाके हमें क्या करना होगा, लास्ट में जाना होगा। तो पहले हम जाते हैं क्रिएट में,
ठीक है, लास्ट में जाके क्वेरी डिजाइन। अच्छा, अब मैं आप लोगों को क्वेरी डिजाइन से नहीं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ क्वेरी विजार्ड के थ्रू। ठीक है, तो क्वेरी विजार्ड में हम क्लिक करेंगे और इस तरह का एक विजार्ड बॉक्स या एक आप कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप की प्रोसीजर आपको करने के लिए करना। ठीक है, तो इसमें हमें क्या सेलेक्ट करना होता है? सिंपल क्वेरी विजार्ड, ये आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह का आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स आएगा। ठीक है, और हमारी टेबल यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगी। अब आपको ये देखना होगा कि जो टेबल ये सेलेक्टेड है हमारी, वो सही टेबल है या गलत टेबल है, इसको आपको चेंज करना जरूरी है। तो लास्ट हमने कौन सी टेबल बनाई थी? डिवीजन। तो यहाँ पे हमें डाटा जो है डिवीजन वाली टेबल से लेना जरूरी है। ठीक है, तब जाके ही आपस में फिर वो लिंक हो पाएंगे, इंटरकनेक्टेड हो पाएंगे। एक के बाद एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे उसको क्या करते जा रहे हैं, फाइंड करते जा रहे हैं। एक टेबल के बेसिस में, दूसरी टेबल के बेसिस में, तीसरी टेबल के बेसिस में, ऐसे करके हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवीजन से रिलेटेड यहाँ पे सारी फील्ड आ जाएंगे। अगर आपको सारे ऐड करने एक ही बार में, तो आप क्या करोगे? इस वाले में क्लिक करोगे। एक एक करके आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करोगे। ठीक है, जबकि हमने क्या करना है, एक साथ ही ऐड करना है या सारे ऐड करना है एक साथ, तो हमने इसमें क्लिक किया। फिर आपने नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपने, डिटेल में ही आपने जाना होगा। सो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट कर देना होगा। अब यहाँ पे क्वेरी का नाम आपको दे देना होगा। इसमें क्वेरी का नेम पहले ही आपको देना होता है। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पे? रिजल्ट फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? टाइप किया रिजल्ट। ठीक हो गया, तो रिजल्ट में हमने क्लिक किया। अब ये आपसे पूछेगा कि ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन। आपने क्वेरी को डायरेक्टली ओपन कर देना है या क्वेरी को आपने मॉडिफाई करना है, क्योंकि हमने क्या करना है उसमें वहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या आएगा? मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे इसको हम और फिनिश में क्लिक कर दीजिए। आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक ही जो टेबल है या जो क्वेरी है वो ऐड की हुई मिलेगी आपको, और कॉलम के नेम्स भी आपको यहाँ पे ऐड करे ही मिल जाएंगे। आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका यही एक फायदा है। ठीक है, अब लास्ट में फाइनली हमें क्या फाइंड करना होगा? यहाँ पे रिजल्ट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? रिजल्ट वाले सेल में जाएंगे या कॉलम में जाएंगे, और फॉर्मूला बनाने का क्या तरीका है? बिल्डर में हमें क्लिक करना होता है। ठीक है, तो हम जाएंगे बिल्डर के अंदर। बस बिल्डर के अंदर जाके आप फिर क्या करेंगे? एक काम आपको जरूर करना होगा, यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको हटा लेना होगा। ठीक है, इसके बिना वहाँ पे कैलकुलेशन हमारी नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया, रिजल्ट में आगे फिर हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना होगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को तरीका वहाँ पे याद होगा रिजल्ट का, हम कैसे रिजल्ट निकालते थे वहाँ पे? बताइए, क्या तरीका यूज करते थे रिजल्ट निकालने के लिए? किसी को अगर याद हो? है किसी को याद आप में से? क्या करना होता था? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। थोड़ा इसको भी आप ध्यान रखिए। एक्सेल अगर इतनी जल्दी भूल जाओगे आगे बहुत काम आएगा, एक्सेल भूलना नहीं। हमें क्या करना होता था? पहले वहाँ पे कंडीशन लगानी होती थी। कंडीशन लगाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? फंक्शन में। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन में जाके क्या सेलेक्ट करना होगा? आई। ठीक है, आई प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पे इफ को ऐड कर लेना होगा। तो बाहर से जो EXPR लिखा हुआ आता है ये एक्स्ट्रा होता है, इसको हमें हटा देना होता है। ठीक है, इसको हटाने के बाद फिर हम जाएंगे एक्सप्रेशन में। अब आपको पता है कि जो हम डाटा लेते थे, ठीक है, क्वेरी से लेते थे वो तो ठीक है कि डाटा हम वहाँ पे लेंगे क्वेरी से। कौन सी क्वेरी? डिवीजन वाली क्वेरी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम परसेंटेज को, डिवीजन को, इन चीजों को नहीं दिखा जाता था। वहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स को कंपेयर किया जाता था। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? हिंदी के मार्क्स ग्रेटर इक्वल्स टू 33 होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपको याद हो वहाँ पे, तो हम एंड का यूज करते थे। यहाँ पे एंड का यूज अलग तरीके से होता है, AND हमें लिखना होता है। उसके बाद फिर तब यहाँ पे EXPR यहाँ पे आ जाता है।
तो दूसरा एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दूसरी कंडीशन हमारी आ जाएगी। तो एंड आपको यहाँ से क्लिक करके ऐड करना होता है, ठीक है। एंड इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर इक्वल्स टू 33, ठीक हो गया। एंड फिर क्या करना होगा, मैथ्स के मार्क्स भी ग्रेटर इक्वल्स टू 33, फिर दोबारा से एंड में क्लिक करेंगे। एंड दूसरा एक्सप्रेशन में आ जाएगा SST मार्क्स ग्रेटर इक्वल्स टू 33, एंड लास्ट हमारा बचा हुआ है कौन सा, साइंस। साइंस के मार्क्स भी ग्रेटर इक्वल्स टू 33 होंगे। तो उस कंडीशन में ट्रू पार्ट में क्या दिखाएगा, पास दिखा देगा, ठीक है। नहीं तो क्या दिखा देगा, यहाँ पे फेल दिखा देगा। तो ऐसे ही कंडीशन हम वहाँ पे ही बनाते थे एक्सेल के अंदर। बिल्कुल आप देख रहे हो कि एक्सेल की तरह ही काम हो रहा है। थोड़ा बहुत अब सिंटेक्स में या फॉर्मूले में चेंज तो आएगा ही आएगा। फॉर्मूला यूज करने का तरीका, सिंटेक्स यूज करने का तरीका थोड़ा तो चेंज होता ही है, ठीक है। कंसेप्ट हमारा बिल्कुल वैसे ही अप्लाई हो रहा है जैसे हम वहाँ पे बाहर से ही एंड लगा के अलग अलग कंडीशन लगा देते थे, ठीक है। क्योंकि एंड का काम क्या होता है, सारी कंडीशंस को एक साथ चलाना, एक साथ चेक करना। तो चेक करेगा कि अगर ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं किसी भी स्टूडेंट के ग्रेटर इक्वल्स टू 33 हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या दिखाएगा, पास दिखा देगा। नहीं तो क्या दिखाएगा, फेल दिखा देगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम इसको फाइनली रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके जब आप करोगे, ओके करने के बाद फॉर्मूला हमारा सेव हो गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही, और रन में हम क्लिक कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे इसका रिजल्ट भी निकाल देगा, ठीक है। अब सपोज अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ चेंज कर दिया होता, वैसे तो ये फॉर्मूले के थ्रू आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। चेंजेस में हो भी नहीं पा रहे हैं, किसी और में हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ की वैल्यू में ट्राई करते हैं, इसमें चेंज होगा, ठीक है। 32 कर देता हूँ मैं। अब 32 के हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पे उसने क्या दिखा दिया, फेल दिखा दिया, जबकि परसेंटेज के हिसाब से उसकी परसेंटेज 50 बन रही है, ठीक है। सेकंड डिवीजन है, लेकिन एक्चुअल उसका रिजल्ट क्या है, जो फेल है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल है वो, इसलिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में फिर हम क्या कर सकते हैं कि कंडीशन हमें उस तरह की बनानी पड़ेगी कि जिसमें डिवीजन ना दिखाए। परसेंटेज तो चलो दिखा सकता है, डिवीजन ना दिखाए। ये डिवीजन वाला ऑप्शन हम इसमें से हटा दें, यहाँ से डिवीजन को हटा दें, बट ऐसा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रीवियस टेबल से वो लिंक है, ठीक है। फॉर्मूले की बेसिस में आया है, तो हमें एक काम क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट हम पहले निकाल सकते हैं, डिवीजन बाद में निकाल सकते हैं। यही मैंने आपको ऐसा तरीका एक्सेल के अंदर भी बताया था। पहले में हमने डिवीजन पहले निकाला था और रिजल्ट हमने बाद में निकाला था। बाद में फिर हम चाह रहे थे कि हम कंडीशन बिल्कुल हमारी परफेक्ट हो, ठीक है, कि जिसमें वो फेल हो, अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो उसके डिवीजन ना दिखाए। तो ऐसे में रिजल्ट हमें पहले निकालना पड़ेगा, डिवीजन हमें बाद में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, मतलब कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ेगा हमें, तो फिर वो प्रोसेस भी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, एक परफेक्ट हमारा यहाँ पे प्रोग्राम बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे इसमें फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कंडीशंस वाले फॉर्मूले हों, ठीक है, या नॉर्मल फॉर्मूले हों तो अप्लाई कर ही सकते हैं आप, ठीक है। डिवीजन करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड, जो भी आप करना चाह रहे हैं, सारे ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है फिर आप लोगों को, बताइए। अब फाइनली हम यहाँ इसको सेव कर लेंगे अपनी क्वेरी को। अच्छा, सेव तो ऑलरेडी वैसे हमने पहले से किया था रिजल्ट के नाम से, ठीक है। लेकिन जो चेंजेस अभी हमने यहाँ पे करे हैं, या जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ठीक है, एक काम पहले ये भी कर लेते हैं कि इसको अंडू कर लेते हैं। 73 था वही रहने देते हैं, क्योंकि प्रीवियस टेबल से वो डाटा ले रहा है ना, इसीलिए। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी क्वेरी अब प्रॉपरली सेव हो गई है। तो डिवीजन फाइंड करने, सॉरी, रिजल्ट फाइंड करने के बाद इसमें जो रिजल्ट आ रहा है ये भी हमारा सेव हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ फिर आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, बताइए। इसमें समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो इसी के बेसिस में फिर हमारा क्या रहेगा आगे के, और ऐसे हमारी टेबल्स बनेंगी। जैसे एक आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल बताया था, एक आप लोगों को,
ठीक है। एक आप लोगों को एम्प्लॉय डिटेल्स वाली टेबल बताई थी। अब एम्प्लॉय डिटेल में क्या था कि हम वहाँ पे जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी अटेंडेंस हम वहाँ पे देख रहे हैं। तो अटेंडेंस के लिए हमारे यहाँ पे अटेंडेंस वाली सीट तो बनेगी नहीं, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं कि एक टेबल का डाटा हम दूसरी में दिखा सकें, क्योंकि हर एक टेबल आपस से लिंक रहती है। या तो फिर हम उसको लिंक वाली टेबल ना बनाएं, बट फिर उसमें भी दिक्कत आएगी। तो हमें उस कंडीशन में करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे अलग से ही खुद से ही मेंशन करना होगा हमें। यहाँ पे फिर हमें मेंशन करना पड़ता है। थोड़ा सा बस एक यही इसकी लिमिटेशन रह जाती है, कहीं कहीं पे लिमिटेशन भी इसकी रह जाती है, ठीक है। कई सारे इसके फायदे तो हैं जरूर, लेकिन कुछ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी रह जाती हैं। एक्सेल की तरह इसमें हम यहाँ पे अटेंडेंस सीट नहीं बना सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल्स वाली टेबल तो हमारी बन गई है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम यहाँ पे बना सकते हैं, जिस तरह से वहाँ पे टेबल बनाते थे स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सारे ऑप्शंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे जो करंट बिल होता था उसको फाइंड करते थे हम, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शंस थे इसके अंदर हमारे। सब कुछ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसको भी देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट भी, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। तो जैसे हम डीबीएमएस की बात कर रहे थे, डीबीएमएस एक्चुअल में है क्या, एक तरीका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। डीबीएमएस को अगर हम डिफाइन करें तो इसे हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो नोटपैड में ही आपको थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पार्ट समझा देता हूँ। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या हमारा यहाँ पे, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। अब होने को तो डीबीएमएस हमारा नॉर्मली भी फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन एक तरह का एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसमें आप कह सकते हो इन विच एनी डाटाबेस इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि किसी भी डाटाबेस को बनाया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। कैसे मैनेज होता है, किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका तरीका इसका एक आइडिया तो आप कह सकते हैं कि आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डीबीएमएस के फीचर्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों का एग्जाम में लिखने के लिए आएगा जरूर कि डीबीएमएस के फीचर्स क्या होते हैं, डीबीएमएस होता क्या है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये सब चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो डीबीएमएस फीचर्स की हम बात करें तो पहला फीचर यहाँ पे डीबीएमएस का आता है डाटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। डाटा अवेलेबिलिटी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डाटा हमें हमेशा अवेलेबल रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हम डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो डाटा हमारा एक्सेस ही नहीं हुआ। डाटा अवेलेबिलिटी इसमें हमारी यहाँ पे रहती है, ठीक है। कैसे कि अगर हम किसी एप्लीकेशन से भी इसको कनेक्ट करते हैं तो वहाँ भी हमें डाटा एक्सेस करके देगा। कई बार होता है कि हम किसी एप्लीकेशन से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाया, कोई वेब एप्लीकेशन बनाई। वैसे तो वेब एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि माई स्किल ज़्यादा यूज किया जाता है, बट इसको भी कनेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबी होती है उसके लिए। तो ये हो गया हमारा डाटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा फीचर इसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना काफी इजी रहता है, काफी इजीली यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव कर सकते हो। वही मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे जो डाटा है अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि स्टूडेंट की डिवीजन क्या है, या जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी क्या क्या डिवीजन है, तो पर्टिकुलर आप डिवीजन वाली टेबल को ओपन करके दिखा सकते हो, या उसके बेसिस में रिपोर्ट को जनरेट करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना भी हमारे लिए यहाँ पे काफी इजी रहता है। रिजल्ट की बात करें अगर हम, कि मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट का रिजल्ट हमारा क्या क्या रहा है, ठीक है, आप चाहे सारे जो फील्ड हमने यहाँ पे ऐड करे हैं इनको आप ऐड मत कीजिए, लेकिन लास्ट में अगर आप केवल यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, ठीक है, और जिसके बेसिस में आप रिजल्ट निकाल रहे हो उन फील्ड को और रिजल्ट को आप इतना ही दिखाना चाहो, ये भी आप दिखा सकते हैं। सारे फील्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लास में भी आपकी चॉइस रह सकती है कि दिखाना चाहो नहीं दिखाना चाहो, ठीक है। टोटल मार्क, ऑप्टिमल मार्क, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। अब रिजल्ट हमारा इंग्लिश, हिंदी, ये सब सब्जेक्ट के बेसिस में निकल रहा है, तो हम केवल कम फील्ड वहाँ पे दिखा सकते हैं, मतलब जितने फील्ड हमें रिक्वायर्ड है ये भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डाटा हम वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन, एक फीचर और आता है इसमें, मिनिमाइज्ड रिडंडेंसी। अच्छा, ये रिडंडेंसी क्या होता है, इसके बारे में बता सकते हैं कोई? रिडंडेंसी का मीनिंग क्या हुआ, क्या समझते हैं इससे आप? कुछ आइडिया अगर आ रहा हो। रिडंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? नहीं आ रहा। रिडंडेंसी का मीनिंग एक तरह से सिंपल आप कह सकते हैं कि रिपीटेशन होना या डुप्लीकेट डाटा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे एक्सेल में कोई फाइल बना रहे हैं, एक्सेल में कोई डाटा वहाँ पे हम सेव करके रख रहे हैं, तो कई बार हमसे ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय का डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम वहाँ पे एंटर कर दें। ऐसा हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं पता लगाने का, या ऑटोमेटिक आपको बता दे कि डेटा वहाँ पे डुप्लीकेसी हो रहा है या डुप्लीकेट डाटा आप एंटर करने जा रहे हो, ऐसा वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको बता दे, ठीक है। अगर आपने वैलिडेशन लगाई है तभी ऐसा वो करेगा, डेटा को एंटर नहीं होने देगा, लेकिन बताएगा नहीं फिर भी, ठीक है। यहाँ आपको पहले ही बता देगा अगर आप डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट ही नहीं होने देगा, ठीक है। और साथ के साथ आपको बता भी देगा कि यहाँ पे जो डाटा आप इंसर्ट करने जा रहे हो ऑलरेडी एडिट है पहले से, ऑलरेडी आपने ये रोल नंबर ले लिया है, इस रोल नंबर की रिकॉर्ड आपने पहले ही वहाँ पे स्टोर करवा दी है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिडंडेंसी को मिनिमाइज करता है, ठीक है। एक फीचर इसका है नेक्स्ट हमारा डाटा एक्यूरेसी, ठीक है। डाटा बिल्कुल हमारा एक्यूरेट रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंसी कह सकते हैं हम, कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है, और रिलेवेंस रहता है। अभी कुछ यहाँ पे टर्म्स आए हैं, इनका मीनिंग क्या हुआ, डाटा एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेट डाटा ही आपको वहाँ पे मिलता है जिस डाटा को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। जैसे भी हमने वही उसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हमने देखा था कि जो डाटा हमें चाहिए वही डाटा हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। फालतू का डाटा हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे तो हमने अलग अलग कॉलम को ऐड खुद से ही किया है, लेकिन हम इनको भी नहीं देखना चाह रहे हैं, इनको भी हटाना चाह रहे हैं तो हटा सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट रहेगा डाटा हमारा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया, इसको हम हिंदी में कहते हैं संगत, ठीक है। कंसिस्टेंट आप भी कह सकते हो कि उसके अकॉर्डिंग, फील्ड के अकॉर्डिंग डाटा हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं कि हमारा ऐसे टेक्स्ट फील्ड है या हमारा ऐसे नेम फील्ड है तो नेम में वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू ही लेगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर है तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर को नंबर में ही लेगा, ठीक है। कई बार ऐसे इस तरह का ही डाटा, कंसिस्टेंट डाटा हम कह सकते हैं कि जैसा डाटा हमें चाहिए वही डाटा इंसर्ट करेगा। रिलेवेंस हो गया, इसको रिलेवेंस को हिंदी में हम कहते हैं प्रासंगिक होना, ठीक है। रिलेवेंसी डाटा, रिलेवेंसी या रिलेवेंट डाटा, एक तरह से ये तीनों ही वर्ड जो हैं मिलते जुलते हैं, ठीक है। एक जैसा ही तीनों का मीनिंग या तीनों का सेंस आता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है इसमें हमारा डाटा सिक्योरिटी। हमारी डाटा की सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे,
ठीक है, डाटा बिल्कुल सिक्योर रहता है। एक अलग से यहाँ पे क्या रहता है, इसकी एक बैकअप फाइल बन जाती है। ठीक है, एक्सेल में तो एक बैकअप फाइल हमें बना के रखनी होती है, लेकिन एमएस एक्सेस के अंदर ऑटोमेटिक वो क्या करता है, उसकी बैकअप फाइल बना के रखता है। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि उसकी बैकअप फाइल यहाँ पे बनाते जा रहे हैं, ये उसकी बैकअप फाइल है। ठीक है, और ये जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं वो वाली फाइल है। ठीक है, तो ये काम आपने देखा होगा एक्सेल के अंदर नहीं होता था। एक्सेल में ऐसा नहीं होता था, हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के तब कहीं ना कहीं जाके उसका बैकअप हमें रखना होता था या बनाना होता था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इस वजह से हमारा डाटा बिल्कुल सिक्योर हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑटो सेव कर लेगा और दूसरी फाइल के फॉर्मेट में ऑटो सेव कर लेगा। अच्छा, एक है ऑप्शन यहाँ पे इजी टू मैनेज। ठीक है, इजी टू मैनेज, ये हमारा नेक्स्ट फीचर हो गया कि इसको मैनेज करना या इसका मैनेजमेंट करना काफी इजी रहता है डीबीएमएस का। ठीक है, टेबल्स के फॉर्म में हमारा डाटा रहता है। वही अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे इसके और अदर एग्जांपल्स होते हैं, अगर एक्सेस की हम बात करें, एक्सेस में तो ऐसा हो रहा है कि डाटा हमारा टेबल की फॉर्म में स्टोर करके रहता है। ठीक है, बट अगर हम डीबीएमएस की बात करें, ठीक है, कुछ और डीबीएमएस टाइप के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे एक एक्सएमएल, अगर आपने सुना होगा, एक्सएमएल एक तरह की लैंग्वेज होती है जो डाटा कैरी करने के लिए यूज की जाती है, डाटा ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। ठीक है, या डाटा कैरी करती है, सिंपल आप कह सकते हो, एक लैंग्वेज होती है एक्सएमएल। ठीक है, अब एक्सएमएल जो है ये भी एक तरह का डीबीएमएस सॉफ्टवेयर माना जाता है, लेकिन ये एक प्योर या परफेक्ट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि डाटा इसमें क्या है, टेबल की फॉर्म में स्टोर करके नहीं होता है, नहीं रहता है। ठीक है, रूटेड फॉर्म में डाटा मिलता है हमें यहाँ पे, रूटेड फॉर्म में। रूटेड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने डॉस के अंदर देखा होगा, डॉस में क्या होती है हमारी, एक डायरेक्टरी होती थी, मेन डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसके अंदर आप देखते होगे कि हम अलग अलग फोल्डर्स बनाते थे या अलग अलग सब डायरेक्टरी बनाते थे। ठीक है, फिर उसके अंदर भी हम वहाँ पे फोल्डर बनाते थे या फाइल बनाते थे, तो एक के अंदर एक वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर वो चलता था। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमारा एक्सएमएल लैंग्वेज के अंदर होता है, जबकि एक्सएमएल भी क्या है, डीबीएमएस का ही एग्जांपल है। ठीक है, और एमएस एक्सेस जो है ये एडवांस डीबीएमएस का एग्जांपल है। इसे हम रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके फीचर्स हो गए। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें कि डीबीएमएस के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला इसके अंदर आ जाता है माई एसक्यूएल, दूसरा आ जाएगा इसके अंदर ओरेकल। ठीक है, फिर आ जाएगा इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर। ये सब अलग अलग हैं, काम होता क्या है एसक्यूएल में ही ज्यादा होता है वैसे सब अलग अलग, माई एसक्यूएल अलग है, एसक्यूएल अलग है। ठीक है, एक पहले चलता था फॉक्स प्रो के नाम से, ये भी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब तो इसका यूज नहीं होता है फॉक्स प्रो। एक एसक्यूएलाइट के नाम से आता है। ठीक है, एक DB2 के नाम से आता है, एक आता है साइबेस के नाम से। ठीक है, एक यहाँ पे फाइल मेकर के नाम से भी आता है, फाइल मेकर। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे डीबेस के नाम से आता है, और अभी जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा है, एमएस एक्सेस। अगर नॉर्मल हम डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, या नॉर्मल हम जैसे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात करें, तो उसके अंदर यहाँ पे हमारे ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं डीबीएमएस के लिए या डीबीएमएस बनाने के लिए। डीबीएमएस तो नहीं बनता, डाटाबेस बनता है। ठीक है, डीबीएमएस क्या हुआ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, जहाँ पे डाटाबेस को मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इनके बारे में। तो ये फीचर आपको कुछ समझ में आए? हाँ बताओ।
कुछ कह रहे थे? हेलो, हाँ कोई कुछ कह रहा है, बताइए। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सर जैसे अगर एग्जाम में आएगा तो ये जैसे डाटा अवेलेबिलिटी है, तो इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। इनके बारे में ऐसे लिखने को तो नहीं आता है, बट अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया है, जैसे डीवीएम फीचर्स के बारे में आए हैं और 10 मार्क्स का है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा एक एक दो दो लाइन, थोड़ा उसके बारे में डिटेल तो देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा, एक एक दो दो लाइन, जितना आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से। क्योंकि इनके बारे में ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को अलग से लिखवाया जाएगा, जितना मैंने आपको बता दिया है वही है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है और इतना डिटेल में ऐसे आता नहीं है, बट रेयर केसेस में या चांसेस आप कह सकते हो कि ऐसा अगर हो गया तो, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल डीवीएम्स के फीचर्स आएंगे, क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके फीचर्स के नाम अपने यहाँ पे लिख देने होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें फिर आप लोगों को इतना समझ में आएगी? नो सर। यस सर। ठीक है। इसके अलावा और हमारा थियोरेटिकल पार्ट क्या रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। एक फिर हमारा इसमें डिफरेंस आता है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के अंदर, ठीक है। जिस तरह से हमारा डीबीएमएस होता है वैसे ही एक आरडीबीएमएस होता है जिसे हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। डीबीएमएस का एडवांस फॉर्म होता है, वही मैंने आपको बताया कि डीबीएमएस तो एक नॉर्मल सा डीबीएमएस हो गया, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक्सएमएल लैंग्वेज होती है ऐसे, ठीक है। या एक्सएमएल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को एक हिंट दी थी कि हमारा डाटा वहाँ पे किस फॉर्म में सेव रहता है, जैसे डॉस में रहता था कि एक के अंदर एक वहाँ पे फाइल बनी हुई रहेगी, एक वहाँ पे पहले हमारी मेन फाइल या फोल्डर होगा, उसके अंदर कई सारे फोल्डर्स होंगे, आगे सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं, फाइल भी हो सकते हैं, फिर उन फोल्डर के अंदर आगे फोल्डर्स होंगे, उनके अंदर आगे ऐसे फोल्डर्स होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा जो चलता है ये एक नॉर्मल डीबीएमएस के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रक्चर एक्सएमएल के अंदर भी होता है या एक्सएमएल का भी होता है, लेकिन अगर हम आरडीबीएमएस की बात करें तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, जैसा आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे कि टेबल्स के फॉर्म में वहाँ पे डाटा स्टोर होता है, जबकि हमारा ये जो नॉर्मल डीबीएमएस है इसमें हमारा डाटा जो है टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं रहता है, टेबल होते ही नहीं है यहाँ पे, टेबल का कंसेप्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो अब डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करके रखे, कैसे स्टोर करके रखे, और डाटा में कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब इसकी जो डाटा सिक्योरिटी जो रहती है वो नहीं रहती है वहाँ पे नॉर्मल डीबीएमएस के अंदर। और आरडीबीएमएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डाटा सिक्योरिटी हमारी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। कहाँ से डाटा आ रहा है, कौन सी लोकेशन से आ रहा है, ये सब चीज़ें अगर हम वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से एक सिक्योरिटी आप कह सकते हो कि हमारी सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। प्रैक्टिकल पार्ट में तो हमारा जैसे यही चीज़ें रहती हैं, फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना, किस तरह से हम वहाँ पे परसेंटेज डिवीजन और अदर टेबल भी बनाएंगे इसमें, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल टेबल तो मैंने आज आप लोगों को बताई थी इसमें। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली टेबल है और एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स वाली टेबल होगी हमारी, ठीक है। इस तरह की टेबल्स यहाँ पे बनेंगी और अदर टेबल्स भी हम बना सकते हैं कि एक जैसे कंपनी का एग्जांपल ले लिया हमने कि कंपनी में हमारे कुछ सामान रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसकी एक हमने सेल टेबल बना दी, ठीक है। एक हमने उसकी परचेज टेबल बना दी कि कहीं से हमारे पास भी तो सामान आ रहा होगा ना, परचेज हम कहीं से कर रहे होंगे तब जाके आगे उस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करके या असेंबल करके या जो भी हम उसको कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे पास रॉ डाटा आ रहा है, मतलब वहाँ से वो तो ठीक है, लेकिन वो सब प्रोसेस करने के बाद भी हम कहीं आगे उसको सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग से टेबल बन जाएगी। हमारे कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड वहाँ पे एक टेबल बन जाएगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि छोटी सी एप्लीकेशन टाइप की, छोटा सा एक सॉफ्टवेयर टाइप का हमें यहाँ पे बना के देता है, ठीक है।
हर एक टेबल क्या रहती है, फिर आपस में लिंक रहती है प्राइमरी की के थ्रू। बताया था मैंने आप लोगों को प्राइमरी की से ही हमारी 2 या 2 से ज़्यादा टेबल जो हैं आपस में कनेक्टेड रहती हैं। प्राइमरी की वजह से ही ऐसा होता है, प्राइमरी की नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की लिंकिंग कैसे रहेगी, इस तरह का रिलेशन हम कैसे बनाएं, वहाँ पे रिलेशनशिप डायग्राम्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, किस तरह से बनेंगे वो, ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी भी कोई अगर आप लोगों को डाउट है तो बताइए, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि आज बहुत कम लोग भी आए हैं। मेरे ख्याल से अभी 2 ही लोग रह गए इसमें, वंदना और रोहित, आप दोनों ही हो। फिर कोई डाउट है तो बताओ फिर आप लोगों को। अभी तक कोई जो भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ में आ गया? रोहित आपको आ गया समझ में? हेलो, हाँ रोहित, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आपको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा बताइए। हेलो, हाँ रोहित, आवाज आ रही मेरी? शायद मेरे ख्याल से कनेक्टेड है नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। वंदना आपको तो क्लियर हो गया ना, जो भी Yes, अभी sir. तक बताया मैं? ठीक है, Yes, sir, चलिए हो फिर गया। और सबको बता देना कि बीच में अगर लेफ्ट करके चले जाएंगे तो दिक्कत आएगी। ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, चाहे उनको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, उनसे कहना कि कनेक्टेड रहें उसमें। क्योंकि लास्ट में जो भी आपके डाउट्स रहते हैं या फिर नेक्स्ट डे आप लोगों से मैं खुद ही पूछता हूँ कि अगर कोई आपका पुराना डाउट वगैरह है तो उसको आप क्लियर कर लो। तो कोई भी चीज़ अगर नहीं आ रही किसी को भी तो अभी टाइम है उनके पास, उसको क्लियर कर सकते हैं। मॉड्यूल हमारा आगे बढ़ जाएगा अगर इसमें चीज़ें हमने आगे कर ली। इससे आगे अगर हमने और कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना सीख लिया तो फिर पीछे हम नहीं जा सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, जितने बार हम रिपीट करके इसको करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो बता देना सभी को। अगर कोई ऐसा है जिनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज़ रिपीट कर दी जाएगी उसमें, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग ही है, इसीलिए। बाद में तो और भी ज़्यादा इसमें हमारे थोड़ा सा बड़े टेबल्स बनेंगी, बड़े कंसेप्ट आएंगे हमारे इसमें। थोड़ा टिपिकल से आप कह सकते हो टेबल्स हमारे यहाँ पे बन सकती है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा, इतनी ईजी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो बाद में तो फिर और भी दिक्कत आएगी उन लोगों को। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा कि जब वो लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, ये तो वैसे मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुलने का तो कुछ ऐसा वो है नहीं, मना कर रखा है, सितंबर से भी नहीं खुलेगा और ज़रूरी नहीं है कि सितंबर के बाद भी खुल जाए। तो मे भी आप लोगों की पढ़ाई भी ऐसे ही चलती रहेगी और एग्ज़ाम भी ऐसे ही हो जाएगा, सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। ऑनलाइन तो खैर आ ही जाता है सर्टिफिकेट, बट वैसे तो खैर यहाँ इसी होगा, ऑफलाइन मोड में आएगा। बट प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सारी कुछ प्रोसेस ऑनलाइन ही होगी आप लोगों की। तो ये चीज़ें ट्राई करनी है आप लोग ने, तो खुद से ही घर में ही ट्राई करना होगा। कोई दिक्कत आती, कोई डाउट होता है तो फिर वो यहाँ क्लियर करना होगा जब आप लोगों की क्लास चल रही है। ठीक है, तो बता देना इसके बारे में सभी को आप लोग। क्लियर हुआ? तो हटा दो फिर मैं यहाँ से इसको। Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने करते हैं।